हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ ईना टक्कर। और आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग के मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको एग्जाम में करके जाने हैं। जून 2026 की तैयारी करो या फिर आप लोग दिसंबर 2026 की तैयारी करो, तो मात्र आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो 13 तक कर लेने हैं। 14 आप छोड़ सकते हो जो पास होना चाहते हैं। और टोटल यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 15 क्वेश्चन में से कोई भी आप 7 या 8 अपनी मर्जी से करके जा सकते हो, तो आपको पास आराम से हो जाओगे। ठीक है। और जो शॉर्ट नोट वाले हैं वो सिर्फ समझने के लिए हैं। ठीक है, वैसे वो इसीलिए कराए जाते हैं कि 90 टू 95% आप स्कोर कर पाए। और जिनको लगता है हमें सिर्फ पास होना है तो वो शॉर्ट नोट छोड़ देना। तो सबसे पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। और बहुत सारे बच्चों के डाउट्स हैं जो मैं 2-3 क्वेश्चन जो माइंड में रहते हैं वो मैं क्लियर करती हूँ सबसे पहले। सबसे पहला डाउट ये आता है कि मैम यही क्वेश्चन आएंगे ना? तो ये जो क्वेश्चन है ये मैंने बहुत सारे बच्चों से सुना है और बहुत सारे बच्चों ने मुझसे पूछा भी है। मतलब मैं बोलती तो हूँ लेकिन फिर भी उनको डाउट रह जाता है माइंड में कि क्या सच में यही क्वेश्चन आएंगे। आप कैसे कह सकते हो कि 100% यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे? तो देखो उसका सिंपल सा आंसर मैं दे देती हूँ आप लोगों को, आपके डाउट्स क्लियर कर देती हूँ। जो फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हैं उनको ट्रस्ट अगर नहीं है तो ट्रस्ट आराम से हो जाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन हमने कैसे डिसाइड करे हैं। तो ये हमारा खुद का एक्सपीरियंस है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से यूट्यूब चैनल पे काम कर रही हूँ और बहुत सारे बच्चे हमसे कनेक्टेड हैं और बहुत सारे बच्चों ने अपनी ग्रेजुएशन को भी कंप्लीट किया है और अच्छे मार्क्स के साथ कंप्लीट किया है। अगर आप रिव्यूज़ देखना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे जो रिव्यू का एक हाइलाइट बना हुआ है वहाँ जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। ऐसे तो बहुत सारे मेरे को कमेंट्स रिसीव होते हैं, बट डेली के कमेंट्स जो होते हैं वो मैं अपलोड नहीं कर पाती क्योंकि शेड्यूल बिजी रहता है क्लासेस की वजह से और बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो मैंने अपलोड करे हैं। ठीक है, आप हाइलाइट्स में जाके चेकआउट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम की जो आईडी है हीना अंडरस्कोर टक्कर ऑफिशियल के नाम से आपको मिल जाएगा इंस्टाग्राम पे। तो आप वहाँ जाके भी चेकआउट कर सकते हैं या नानक एजुकेशन पॉइंट डालेंगे तो आपको इंस्टाग्राम पर मिल जाएगी वो चीज़। ठीक है। साथ ही साथ ये हमारा खुद का एक्सपीरियंस है और एनालाइज़ की हुई चीज़ें हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में दिखाई देंगी। तो ये डाउट मैंने क्लियर कर दिया। सेकंड क्वेश्चन जो डाउट में रहता है, ये मैं डाउट इसीलिए क्लियर कर रही हूँ क्योंकि मैं पढ़ाने से पहले आपके सारे डाउट क्लियर करके ही टॉपिक स्टार्ट करूँगी। ठीक है? क्योंकि काफ़ी सारे डाउट्स आ रहे थे इसके रिगार्डिंग। सेकंड क्वेश्चन मुझसे जो है वो बच्चे ये पूछते हैं कि मैम हमें आपने तो बोल दिया कि 90 टू 5% हम ला सकते हैं, तो क्या सच में ऐसा हो सकता है? तो जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। यही क्वेश्चन है, यही आपको अच्छे से समझ के जाने हैं। एग्ज़ाम्पल जो मैं बोलूँगी वो आपको यहाँ पे साथ-साथ लिखना है। जिन्होंने इसका प्रिंट आउट निकाल रखा है या जिसने हमसे हार्ड कॉपी ली है, वो साथ लेकर बैठे, कान में ईयरपॉड्स लगा के बैठो, लीड वगैरह जो भी है शांत सी जगह पे बैठ के पेन पेंसिल लेके जो-जो मैं एग्ज़ाम्पल बताती जाऊँगी, वो आपको यहाँ पे जो है एग्ज़ाम्पल लिखते रहना है, ठीक है? साथ ही साथ अगर आप ये समझ लेते हैं, ठीक है, अच्छे से, और वहाँ पे एक जो क्वेश्चन में जो एक्चुअल आंसर पूछा गया है वो आप वहाँ पे लिखते हो, फॉर्मूला भी मेंशन कर दोगे, फ्लो चार्ट भी बना दोगे, हैंडराइटिंग क्लियर रखोगे, अच्छे से कंटेंट लिखोगे तो आपको अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं बता रही हूँ, अगर आपके साथ ऐसा हो भी जाता है, आपका एग्ज़ाम अच्छा जाता है और फिर भी आपके मार्क्स नहीं आते, तो मैं फिर बोलती हूँ कि पेपर चेकिंग के लिए डाल दो। कोई शर्म नहीं करनी किसी चीज़ की भी कि हमारे जो बारे में क्या सोचेंगे या किसी मतलब हमारे पैसे खर्च होंगे, ऐसा कुछ नहीं सोचना। अगर पेपर अच्छा गया तो रिवैल्यूएशन होके भी नंबर बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहला जो है बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरे साथ कनेक्टेड है। इग्नू रिलेटेड इन्फॉर्मेशन से मैंने एक नया चैनल बनाया है। आपका अपना चैनल यूट्यूब पे जाके हिना अपडेट्स डालना है, वहाँ पे इग्नू से रिलेटेड जो है वीडियोज़ आपको मिल जाएँगी और मैं उसके ऊपर काफ़ी सारी वीडियोज़ कवर करने वाली हूँ, डेफ़िनिटली कवर करूँगी। और उसके अंदर जो है रिवैल्यूएशन कैसे डालते हैं, कैसे-कैसे स्टेप है, क्या-क्या स्कॉलरशिप मिलती है, वो सब कुछ इग्नू से रिलेटेड आपको वहाँ मिलेगी।
तो सब्सक्राइब कर सकते हो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा बातें हो गई हैं, बातें क्या मतलब आपके डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए हैं। स्टार्ट करते हैं नंबर 1 क्वेश्चन के साथ। कॉस्ट अकाउंटिंग की डिफाइन क्या है, ऑब्जेक्टिव, फीचर, डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस। आप सोचोगे कि मैम एक ही क्वेश्चन में सारी चीजें, तो जी हाँ, वो पूरी जो भी बुक है उसके नेम से रिलेटेड वो कुछ भी पूछ सकते हैं, इसलिए मैं सब कुछ करवाती हूँ। जो बुक का नाम है उसके बारे में आपको छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन तो होनी ही चाहिए। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। इसके अंदर हम चीजों को रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, एनालाइज करते हैं और समराइज करते हैं, समरी बनाते हैं, एंड एलोकेटिंग कॉस्ट एसोसिएटेड विद द प्रोसेस, प्रोडक्ट और सर्विस। कॉस्ट अकाउंटिंग नाम से समझ में आ रहा है कि हम एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस की कॉस्ट निकालेंगे, उसके अकाउंट को रिकॉर्ड करेंगे, पहले खाते में रिकॉर्ड करेंगे, फिर क्लासिफाई करेंगे, फिर समराइज करेंगे, ये रही इसकी डेफिनेशन, और फिर समराइज करेंगे एंड देन उसके बाद पता लगाते हैं इससे होता क्या है। तो इट हेल्प मैनेजमेंट, यानी कि जो ये हमारे मैनेजमेंट में हेल्प करता है कॉस्ट को कंट्रोल करने में और मेकिंग इन्फॉर्म बिजनेस डिसीजन, की आगे हमें बिजनेस में क्या क्या जो बिजनेस डिसीजंस होते हैं लेने में मदद करता है। कौन? कॉस्ट अकाउंटिंग। तो डेफिनेशन आप कोई भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको यही लिखनी है, आप कोई भी लिख सकते हैं, बट आपको जो आसान लगे। इट हेल्प मैनेजमेंट इन कंट्रोलिंग कॉस्ट एंड मेकिंग इन्फॉर्म बिजनेस डिसीजन। सिंपल डेफिनेशन यहाँ पे ऑलरेडी एक गिवन है जो कि बताता है कॉस्ट अकाउंटिंग इज द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। देखो जाहिर सी बात है, कॉस्ट अकाउंटिंग एक तरीके की ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है दैट डील विद द कैलकुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ कॉस्ट। यानी ये हमें कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो कैलकुलेशंस के साथ डील करता है और कॉस्ट को कंट्रोल करने में मदद करता है, कॉस्ट के बारे में पता लगवाता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ अ बिजनेस। देखो अब जब तक हम एक कॉस्ट की प्रोडक्ट के बारे में या किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट के बारे में नहीं जान लेते या किसी भी सर्विस के बारे में हम नहीं जान लेते कि उसकी कॉस्टिंग कितनी आ रही है, तब तक हम उसका प्राइस डिसाइड नहीं कर सकते। कॉस्ट अकाउंटिंग के कुछ उद्देश्य होते हैं जो हमें पढ़ने हैं। सबसे पहला आता है एसेंटेनमेंट ऑफ कॉस्ट। हमें डिटरमाइन करना होता है कि ईच प्रोडक्ट या जॉब या प्रोसेस की क्या कॉस्ट आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी फैक्ट्री के अंदर मान लो कोई मार्कर बनाया जा रहा है, सीजर्स बनाई जा रही हैं, बॉटल्स बनाई जा रही है, जब तक हमें उसका प्राइस ही नहीं पता एक का, तो अगर हमें उसको सेल करना पड़ जाए बल्क में तो हम कैसे बेचेंगे? हमें तो पता ही नहीं है कि वो कॉस्ट कितनी आ रही है और ज्यादा आ रही है या कम आ रही है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आते हैं। फिर हमें कॉस्ट को टाइमली कंट्रोल भी करना होता है। ठीक है, कॉस्ट कंट्रोल में आता है टू कीप कॉस्ट विद इन एक्सेप्टेबल लिमिट थ्रू बजटरी एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। यानी कि हमें यहाँ पर जो कॉस्ट की जो लिमिट होती है वो बजट के अकॉर्डिंग जो है वो सेट करनी पड़ती है कि इतना हमारा बजट है, इसके अकॉर्डिंग कॉस्ट आनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं आनी चाहिए। कि अगर एक सीजर को बनाने के लिए मात्र 12 रुपए लगते हैं तो 12 ही लगने चाहिए, 20 नहीं लगने चाहिए। अगर 20 का बनेगा तो हम मार्केट में नहीं बेच पाएंगे, हमें लॉस हो जाएगा और हमारा कॉम्पिटिटर आगे निकल जाएगा। कॉस्ट रिडक्शन क्या होता है? क्योंकि कॉम्पिटिटर का मैंने एग्जांपल क्यों लिया आपको पता है, वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं लेकिन कॉम्पिटिटर का ही मैंने एग्जांपल इसलिए लिया है क्योंकि आज के टाइम पे कंपटीशन इतना ज्यादा है। अब जिन बच्चों ने वीडियोस देख रहे हैं, लगातार 2026 की तैयारी की वीडियोस देख रहे हैं, उसमें मैंने बिल्कुल लेटेस्ट एग्जांपल दिए थे और बहुत पहले भी मैंने एग्जांपल दिया था। और मुझे नहीं पता आप लोगों ने वो वीडियो देखा या नहीं देखा, उसमें मैंने केमिस्ट का एग्जाम्पल लिया था। ठीक है, तो हर चीज में कंपटीशन है कि जहां किसी का बिजनेस चल रहा होता है या जहां पे कॉस्ट कम होती है हम वही काम धंधा शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो हर चीज के अंदर जो है वो देखने को चीजें मिलती हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जो है यहाँ पे आता है कॉस्ट रिडक्शन का। टू फाइंड वेज टू रिड्यूस कॉस्ट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग क्वालिटी, यानी कॉस्ट को इस तरीके से घटाना है कि हमारी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। अब पता है क्या होता है कई बार कि हम लोग क्या करते हैं कि हमारा जब सेल्स अच्छी हो जाती है ना, लाइक हमारा जब काम अच्छा चल रहा होता है, तो हमें लालच आ जाता है कि प्रॉफिट और करने के चक्कर में हम क्वालिटी गिरा देते हैं, जिसकी वजह से हमारे कस्टमर जो है घट जाते हैं। हमें क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करके कॉस्ट को नहीं घटाना। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ, कोई भी एग्जांपल ले सकती हूँ मैं। जैसे कि लेट सपोज मैंने एग्जांपल लिया, कुछ भी एग्जांपल ले सकती हूँ। जैसे मान लो कि किसी की दुकान चल रही है बहुत अच्छी और उसका जो प्रोडक्ट है वो है खाने का, लेट सपोज समोसे ही है। ठीक है, अब उसके अंदर क्या होता है कि मान लो बहुत अच्छा सेल हो रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा खासा जो है हमें
दे रहा है, ठीक है। प्रॉफिट भी अच्छा हो रहा है, इनफैक्ट सारी चीजें काफी बढ़िया हो रही हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि हमें लालच आ जाता है, तो हम क्या करते हैं, जहां आलू हम अच्छी क्वालिटी के यूज कर रहे थे, अब हमने क्या करा, सस्ता खरीदना शुरू कर दिया आलू। अब आलू में जहां हम स्टफिंग ज्यादा करते थे, अब हमने आलू की स्टफिंग भी कम कर दी और आलू भी सस्ते लेने शुरू कर दिए। मसाले जहां महंगे यूज करते थे, वहां हम सस्ते यूज कर रहे हैं। मैदा भी महंगा यूज करते थे, सस्ता यूज कर रहे हैं। कहाँ अच्छे से हम डीप फ्राई करके देते थे, अभी हमने ऐसे ही कच्चा पक्का बनाना शुरू कर दिया। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, हमने प्रॉफिट बनाने के चक्कर में हमने अपनी क्वालिटी गिरा दी। तो इससे क्या होगा, आपका कस्टमर घट जाएगा, दोबारा नहीं आएगा आपके पास। जब तक अच्छा था तब तक वो आएगा। तो ये है कॉस्ट रिडक्शन में जब ही करना है जब क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज ना करें, नहीं तो आपका कस्टमर चला जाएगा और आपका प्रॉफिट वहीं रुक जाएगा। थोड़े दिन आप प्रॉफिट कमा लोगे, उसके बाद आप नहीं कमा पाओगे। नेक्स्ट आता है डिसीजन मेकिंग, ठीक है। मैं फर्स्ट क्वेश्चन पे ज्यादा जोर देती हूँ क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन होता है आपके बुक से रिलेटेड इंट्रोडक्शन का, और उसमें अगर समझ आ गया ना तो आगे की चीजें ज्यादा अच्छे समझ में आती हैं। डिसीजन मेकिंग मैंने बोला ना, मेरा मेथड अलग है पढ़ाने का सब। उसके बाद आता है डिसीजन मेकिंग का। अब डिसीजन मेकिंग में आता है टू प्रोवाइड डेटा फॉर मैनेजरियल डिसीजन लाइक प्राइसिंग, मेक और बाय और एक्सेट्रा। डिसीजन मेक करना पड़ता है, डिसाइड करना पड़ता है डेटा को देख के कि अब प्राइस को क्या करना है, ठीक है, खरीदें, बाय करें, सोल्ड करें, क्या करें। प्रॉफिटेबिलिटी को भी एनालाइज करना पड़ता है टू डिटरमाइन विच प्रोडक्ट और डिपार्टमेंट आर मोर प्रॉफिटेबल, कौन सा डिपार्टमेंट हमें ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है, ये भी हमें एनालाइज करना पड़ता है। इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करनी पड़ती है, कितना कच्चा माल पड़ा है, कितना वर्क इन प्रोग्रेस में है, कितना फिनिश्ड में पड़ा है, एक्यूरेटली पता लगाना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि वो भी हमारा एक प्रॉफिट का ही पार्ट है। क्योंकि वो अगर अभी बन रहा है दैट मीन्स वो आगे जाके कहीं ना कहीं सोल्ड होगा, ठीक है। तो अब आता है फीचर्स क्या है कॉस्ट अकाउंट, वो डेफिनेशन से आपको समझ आते होंगे। एक आता है सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग कॉस्ट, ठीक है। सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट, सारे कॉस्ट को रिकॉर्ड कर लो, ठीक है, एक सिस्टमैटिक मैनर में। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट आर डिवाइडेड इनटू डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि कॉस्ट कई तरह की होती हैं। कॉस्ट कंट्रोल के कुछ टूल्स होते हैं जैसे कि लाइक बजट एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, है ना। डिसीजन मेकिंग में मदद करता है और इंटीग्रेटेड विद फाइनेंशियल अकाउंट ये रहता है। फायदे क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ने के, तो सबसे पहला क्या है, कॉस्ट को कंट्रोल करेगा, रिडक्शन में लेकर आएगा। सेलिंग प्राइस भी इससे फिक्स हो जाता है, कितने की कॉस्ट आ रही है तो सेल प्राइस ये फिक्स कर दो। और मैनेजमेंट में जो है वो डिसीजन मेक करने में मदद होती है, प्रॉफिटेबिलिटी होती है, डिफरेंसेस पता चलते हैं। ये सारे पॉइंट्स आप आराम से लिख सकते हैं। बुराइयां हैं कुछ, डिसएडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस हैं जो कि यहाँ बताया गया है। एक्सपेंसिव टू इम्प्लीमेंट, यानी रिक्वायर्ड स्किल, स्टाफ एंड एडिशनल सिस्टम की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग हर किसी के बस का नहीं है। कॉस्ट निकालना, कॉस्ट शीट बनाना, इट्स नॉट इजी, ये हर कोई भी अकाउंटेंट नहीं कर सकता। उसको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, स्किल स्टाफ होना चाहिए, तो ही वो चीजों की कैलकुलेशन कर पाएगा। कॉम्प्लेक्स है एंड टाइम कंज्यूमिंग तो रहता ही है, मेंटेनिंग डिटेल रिकॉर्ड्स टेक टाइम। नेक्स्ट आता है एस्टिमेट एंड अजम्पशन, सम कॉस्ट आर बेस्ड ऑन एस्टिमेट विच में नॉट ऑलवेज बी एक्यूरेट। कई बार हम कुछ कॉस्ट का अंदाजा लगा लेते हैं और वो सही नहीं भी होती, तो ये भी एक बुराई है। हर एक बिजनेस के लिए सूट नहीं करती क्योंकि कॉस्ट में ओवरवे बेनिफिट्स। रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉइज, यानी कि एम्प्लॉइज में फाइंड कॉस्ट कंट्रोल मेजर रिस्ट्रिक्टिव। तो ये था, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट मैंने समझा दिया आपको, ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट आता है एक डिफरेंस है जो कि आपके एग्जाम में कई बार दिखाई देता है। सेकंड जो डिफरेंस आता है वो आता है नेचर का, कि कॉस्ट अकाउंटिंग का नेचर कैसा है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का नेचर कैसा है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का नेचर होता है इंटरनल रिपोर्टिंग सिस्टम जो होता है फॉर मैनेजमेंट यूज, जबकि फाइनेंशियल में एक्सटर्नल रिपोर्टिंग सिस्टम होता है जैसे शेयर होल्डर, क्रेडिटर, एक्सेट्रा। तीसरे की बात करें नेचर की, तो नेचर जो होता है वो बता दिया मैंने। रिकॉर्डिंग की बात करूं मैं तीसरे पॉइंट की, वेट, रिकॉर्डिंग की बात करूं तो इसमें आता है रिकॉर्ड बोथ एक्चुअल एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट को रिकॉर्ड किया जाता है, क्या एक्चुअल कॉस्ट आई है और क्या हमने कॉस्ट एस्टिमेट की थी, ठीक है। और जबकि यहाँ पे क्या होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में होता है रिकॉर्ड ओनली एक्चुअल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, की एक्चुअल में रियलिटी में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो है उसकी जो कॉस्ट को रिकॉर्ड किया जाता है। रिकॉर्ड ओनली एक्चुअल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड किया जाता है, पैसों रिलेटेड, जो कि पैसे से रिलेटेड है।
और फोर्थ में क्या होता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, जबकि ये यूजुअली प्रिपेयर होता है एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, जब हमारा एंड हो रहा होता है तभी इसको रिकॉर्ड करते हैं। टाइप्स की बात कर लें तो टाइप्स रहती हैं इसके अंदर, सबसे पहला जैसे कि डील विद डिटेल इंफॉर्मेशन ऑन कॉस्ट ऑफ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड, यानी कि ये डील करता है डिटेल इंफॉर्मेशन, जैसे कि मटेरियल की कॉस्ट कितनी आ रही है, लेबर की कितनी आ रही है, ओवरहेड की कॉस्ट कितनी आ रही है, उन सबको ये रिकॉर्ड करता है। जबकि ये क्या करता है, एक समरी बताता है हमारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की। नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं, टाइम की बात करें तो ये फ्यूचर एंड प्रेजेंट ओरिएंटेड होता है और ये पास्ट ओरिएंटेड होता है, जो कि पहले बीत चुका है। ये फ्लेक्सिबल रहता है और ये रिजिड होता है, ठीक है, इस तरीके से। बाकी आपको इतने पॉइंट्स बहुत है। नेक्स्ट डिफरेंस आता है, क्वेश्चन आता है, कॉस्ट एंड कॉस्टिंग के बीच में क्या डिफरेंस है। कॉस्ट का मतलब क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट और प्रोवाइडिंग अ सर्विस, कि एक प्रोडक्ट को बनाने में, प्रोड्यूस करने में कितना टोटल खर्चा आया, या फिर एक सर्विस को प्रोवाइड करने में कितना खर्चा लगा, तो वो तो होता है कॉस्ट। क्या होता है, कॉस्ट। और कॉस्टिंग क्या होता है, कॉस्टिंग का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस या ऐसी टेक्निक यूज टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, ऐसी टेक्निक लगाई जाती है जिसकी मदद से हमें पता लगता है कि उस प्रोडक्ट की या उस सर्विस की कॉस्ट कितनी डिटरमाइन हुई है। सेकेंड जो डिफरेंस देखने को मिलता है वो हमें देखने को मिलता है नेचर का। इट इज अ फिगर और वैल्यू, अ मॉनेटरी अमाउंट, इट इज प्रोसेस और मेथड। ये एक तरीके का प्रोसेस और मेथड है, जबकि एक एक्चुअल फिगर बताता है। ये पर्पस क्या है इसका, टू नो हाउ मच इज स्पेंड ऑन द आइटम, कि हमने कितना उस एक्टिविटी पे या उस आइटम पे कितना अमाउंट स्पेंड कर दिया, तो वो है कॉस्ट। जैसे कि एक सीजर बनाने में कितना खर्चा लगा, तो वो कॉस्ट है। अब मैं बार बार एक सेम एग्जांपल इसलिए रिपीट करती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट आता है, इसके अंदर जो आता है कॉस्टिंग में, वो होता है कैलकुलेट करता है, कंट्रोल करता है, एनालाइज करता है कि कॉस्ट कितनी आई है। एग्जाम्पल के तौर पे द कॉस्ट ऑफ मेकिंग वन चेयर इज 500 रुपीज, कि एक चेयर को बनाने के लिए कितने रुपए लगे, 500 रुपए लगे, वो कॉस्ट है। दिस मेथड इज यूज टू कैलकुलेट दैट ₹500 इज कॉस्टिंग, यानी कि ये जो मेथड यूज किया गया है ये पता लगाने के लिए कि 500 रुपए की कॉस्टिंग आई है, दैट इज कॉल्ड द कॉस्टिंग, ठीक है। डिपेंडेंसी में क्या होता है, कॉस्ट इज द रिजल्ट, कॉस्ट ही हमारा रिजल्ट है, जबकि यहाँ पे कॉस्टिंग इज द कॉज और प्रोसेस दैट लीड्स टू दैट द रिजल्ट। ये एक तरीके का कॉज है, प्रोसेस बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम आते हैं सीधा डिफरेंस पे, फीफो एंड लीफो मेथड पे। फीफो में आता है गुड्स परचेज फर्स्ट आर इशूड फर्स्ट, जो हमने माल को खरीदा था, पहले खरीदा था, वही हमने फर्स्ट जो है इशू किया है, दैट मीन्स वो फीफो है। जब क्या होता है, इन्वेंट्री लगी रहती है हमारे रैक्स के अंदर, तो हम माल निकालते भी तो है ना, तो माल निकालने का भी एक तरीका होता है कि माल कौन सा वाला निकाला गया है, कौन से मेथड से निकाला गया है, फीफो से निकाला है या फिर लीफो से निकाला है। फीफो में आता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया वही जाएगा पहले, और लीफो में क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आया था वो पहले जाएगा। तो ये मेथड्स होते हैं, नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि क्या चीज है, ऐसे नहीं आती समझ में। हमें ये समझना होता है कि जब मान लो कि कोई गोदाम है या दुकान है जहाँ पे रैक बने और वहां पे माल रखा हुआ है, मान लो सीजर का ही एग्जांपल ले लूं, बहुत सारी सीजर्स रखी है, छोटी बड़ी मीडियम सब रखी है। अब कुछ माल पहले आया था और कुछ आया था बाद में, तो ऐसा तो नहीं है एक ही बार आया था। तो जब हम उसको निकालेंगे, बेचेंगे, तो कौन सा वाला बेचेंगे, किस मेथड से बेचेंगे, ये वही मेथड्स है। गुड्स परचेज फर्स्ट आर इशूड फर्स्ट टाइम होता है, स्टॉक की वैल्यूएशन होती है, क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू लेटेस्ट परचेज कॉस्ट निकाला जाता है, हायर प्रॉफिट हायर टैक्स रहता है, और इसकी कम्प्लेक्सिटी जो होती है सिंपल टू अप्लाई है, बहुत ही ईजी है। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा, इसके क्वेश्चन भी करवाए थे मैंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, जिन्होंने पढ़ाई करी हुई है हमारे चैनल से। लीफो में आता है हमारा क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू ओल्डेस्ट परचेज, वेट करो मैं ये थोड़ा सा इरेज कर दूं, ठीक है, पेन चलाते ना तो इधर उधर भी चल जाता है, तो मुझे इरेज करना पड़ता है। हाँ ये वाला, एक मिनट, अब ठीक है। तो ये है क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू ओल्डेस्ट परचेज कॉस्ट होता है, इसमें लोअर प्रॉफिट होता है और लोअर टैक्स होता है।
कम्प्लेक्सिटी इसकी कम्प्लेक्स रहती है। नेक्स्ट इसकी आती है सूटेबिलिटी, व्हेन प्राइसेस आर स्टेबल और फॉलिंग, जब प्राइस स्टेबल रहते हैं गिर जाते हैं तो फीफो लगाते हैं हम, और लीफो जब लगाया जाता है जब प्राइस आर राइजिंग, जब इन्फ्लेशन हो, महंगाई हो, तो हम लीफो लगाते हैं। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, वो है मशीन आर रेट पर मशीन। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इसका क्वेश्चन भी आता है, फॉर्मूला भी आता है, थ्योरी भी आ जाती है, कुछ भी आ जाता है। अच्छे से समझ लो क्या है ये। मशीन आर रेट नाम से ही क्लियर है, इज द कॉस्ट ऑफ रनिंग अ मशीन फॉर 1 आवर। 1 घंटे में मशीन कितना रन कर रही है, उसमें कॉस्ट कितनी आ रही है, वो मशीन आर रेट है। इट इज अ मेथड ऑफ absorbing factory overhead to product और job based on the time machine is used। सिंपल लैंग्वेज में ये भी लिखा हुआ है, बाकी मैंने आपको शॉर्ट में करा दिया, समझा दिया हिंदी में। इसका एक फॉर्मूला है, मशीन आर रेट इज इक्वल टू टोटल फैक्ट्री ओवरहेड फॉर द मशीन अपॉन टोटल मशीन आर वर्क, कितने घंटे मशीन ने काम करा, और टोटल फैक्ट्री ओवरहेड खर्चे जो है मशीन के वो आपको लिखने हैं। टोटल दोनों में ही टोटल आएगा। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको रट लेना है अच्छे से। उसके बाद यहाँ बताया कंपोनेंट्स क्या हैं मशीन आर रेट के। तो सबसे पहला था कॉस्ट, स्टैंडिंग चार्जेस, जिसको हम फिक्स कॉस्ट कहते हैं कि जो आएगी आएगी, जैसे रेंट एंड रेट हो गया जाएगा, मशीन का इंश्योरेंस भी कराया होगा उसका खर्चा, लाइटनिंग हीटिंग सुपरवाइजर की सैलरी, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन, ये तो लगेगा ही लगेगा, चाहे प्रोडक्शन जीरो क्यों ना हो जाए या फिर प्रोडक्शन कम हो, लॉस हो, कुछ भी हो, लेकिन ये फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं होते। नेक्स्ट आता है मशीन एक्सपेंसेस, जो कि वेरिएबल कॉस्ट है, ये चेंज हो सकते हैं, इसको कम ज्यादा किया जा सकता है। तो सबसे पहला आता है पावर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, लुब्रिकेटिंग ऑयल्स एंड कंज्यूमेबल, ऑपरेटर वेजेस, ये सब जो है आप इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मशीन आर रेट को कैलकुलेट करने के कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहला मशीन को आइडेंटिफाई करना कि मशीन एक नहीं, अगर 4 हैं तो पहले पहचानो कौन सी मशीन का निकालना है। उसके बाद टोटल एनुअल एक्सपेंसेस को एस्टिमेट करना पड़ता है। उसके बाद टोटल मशीन आर को भी एस्टिमेट करना पड़ता है। देन उसके बाद डिवाइड टोटल कॉस्ट बाय टोटल आर, जितनी कॉस्ट आई है उसको टोटल घंटे से डिवाइड दे दो। तो मशीन आर का फॉर्मूला मैंने बताया था, इसका फॉर्मूला है स्टैंडिंग चार्जेस प्लस मशीन एक्सपेंसेस अपॉन टोटल मशीन आर। ये करोगे तो ये निकल जाएगा। एक और था ऊपर, वो मशीन आर रेट था, ये भी वही है। ठीक है, तो यहाँ एक क्वेश्चन भी मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर आता है सबसे पहले, रेंट एंड इंश्योरेंस दे रखा है 10,000, डेप हमें 20,000 दे रखा है, रिपेयर 5,000 है, पावर 15,000 है, एंड ऑपरेटर वेजेस 10,000 है। वेट, तो ये सब कुछ गिवन है, और यहाँ पे निकालना है टोटल मशीन आर। मशीन आर का अभी फॉर्मूला मैंने ऊपर समझाया था आप लोगों को, ये रहा, स्टैंडिंग चार्जेस प्लस मशीन एक्सपेंसेस। तो हमें क्या करना है, सबको जोड़ना है। जोड़ने के बाद हमारे को निकला 60,000, ठीक है, 60,000। उसके बाद क्या करना है, डिवाइड किससे देना है, डिवाइड देना है हमें, यहाँ लिखा भी है टोटल मशीन आर। मशीन आर कितने हैं, तो वो है 2,000, ठीक है, टोटल मशीन आर 2,000 है, जो कि डिवाइड देंगे तो देन यू विल गेट ₹30 पर आवर, 30 रुपए आ रहा है 1 घंटे का मशीन आर रेट, ठीक है। तो इस तरीके से है। नेक्स्ट इसके फायदे क्या है, मशीन आर रेट को निकालने से क्या हो जाएगा, तो एक्यूरेट कॉस्ट में मदद करता है, कॉस्ट को कंट्रोल करता है, कॉस्ट को कंट्रोल करता है, एक्यूरेटली मदद करता है, कॉस्ट एलोकेशन भी करता है, कॉस्ट का पता लगाता है, एंड उसके बाद ये कंपेयर भी करता है एफिशिएंसी, मशीन की कितनी एफिशिएंसी है, कितने टाइम में कितना हो रहा है प्रोडक्शन, कितनी कॉस्ट आ रही है, कितने घंटे के हिसाब से, ये सब। और इसकी बुराई क्या है, डिफिकल्ट टू कैलकुलेट इफ मशीन एक्सपेंसेस आर नॉट नोन सेपरेटली, अगर अलग अलग नहीं पता आपको तो आप पता नहीं लगा सकते हो। नॉट सुटेबल वेयर मैनुअल लेबर डोमिनेट, जहां पे मैनुअल लेबर होता है ना वहां पे पता लगाना मुश्किल है। एस्टिमेशन एरर कैन बी इफेक्ट एक्यूरेसी, ये भी पॉइंट है। अब मशीन आर रेट के कुछ इंपॉर्टेंस भी हैं, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड इंश्योर करता है, हमारी जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है उसको भी डिटरमाइन करने में मदद करता है, और प्राइस भी फिक्स कर देता है, टेंडर कोटेशन में भी ये यूजफुल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डेप का। डेप्रीसिएशन हमने काफी टाइम पहले भी पढ़ा था। डेप्रीसिएशन का मतलब है किसी भी वैल्यू
ऑफ एसेट में गिराव देखने को मिलता है बहुत सारे रीजंस की वजह से। जैसे हम घर में सोफा लाए तो ऐसे ही कंपनी वाले सोफा लाए या कंप्यूटर लाए, लैपटॉप लाए, चेयर लाए, तो डे बाय डे वो कहीं ना कहीं खराब हो जाती है। खराब क्या मतलब, धीरे धीरे उसकी वैल्यू गिर जाती है। डेप्रिसिएशन इज द परमानेंट ग्रेजुअल कंटिन्यू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। फिक्स एसेट की वैल्यू में जब डिक्रीज आने शुरू होता है ना कंटिन्यूअसली, ठीक है, तो एक टाइम पे आके वो कबाड़ भी हो जाती है, स्क्रैप वैल्यू बिल्कुल कम हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो इसके कॉजेज क्या है, डेप्थ लगता क्यों है? वियर एंड टीयर, कि आप जो है उसको कंटिन्यूअसली यूज कर रहे हो, जैसे मशीनरी यूज हो रही है, एसेट यूज हो रही है। टाइम की वजह से जैसे फर्नीचर, बिल्डिंग, ये सब इनकी वैल्यू डे बाय डे डिक्रीज होती है क्योंकि कुछ लॉस हो रहा है। ठीक है, ऑब्सोलेंस में आता है जैसे कि आउटडेट हो रही है टेक्नोलॉजी, एंड अनएक्सपेक्टेड डैमेजेस के ऊपर कुछ गिर गया या फिर काला पड़ गया, कुछ भी रीजन हो सकते हैं। डिप्लेशन में आता है कुछ नेचुरल रिसोर्स की वजह से, माइन, ऑयल वेल रिड्यूस विद एक्सट्रैक्शन। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है डेप्थ की? प्रॉफिट एंड लॉस को भी एसेंटेन कर पाता है, ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन बताता है, एंड इसमें तो आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले सारे वही फीचर लिखे हुए इंपॉर्टेंस। एंड उसके बाद आता है फंड फॉर रिप्लेसमेंट भी प्रोवाइड करता है, लीगल टैक्स कंप्लाइंस में भी ये रिक्वायर्ड है। ठीक है, कैपिटल को भी मेंटेन करता है। अब यहाँ पे कुछ फॉर्मूले हैं, डेप्थ को निकालने के दो ही मेथड होते हैं, एसएलएम एंड डब्ल्यूडीवी। एसएलएम में क्या होता है, हर साल सेम वैल्यू से गिरती है वैल्यू, मतलब जितना भी वैल्यू गिरती है वो हर साल सेम गिरती है। और डब्ल्यूडीवी में क्या होता है, डेप्थ चार्ज ऑन द बुक वैल्यू ईच ईयर, सो इट्स रिड्यूस एनुअली रेट इनटू बुक वैल्यू। यानी कहने का मतलब ये है कि जो डेप्थ की जो वैल्यू है वो, जैसे मान लो कि इस साल जो है 10% पे गिरी है, फिर जो वैल्यू आएगी फिर उसका 10% लगेगा, हर साल सेम नहीं होती है। ये बात आपको समझनी है। ठीक है, फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पर स्ट्रेट लाइन मेथड का। यहाँ पे जो है डेप्थ पर ईयर निकालने का जो होता है फॉर्मूला है, कॉस्ट ऑफ मशीन आएगा पहले, फिर स्क्रैप माइनस स्क्रैप वैल्यू आएगी, देन लाइफ आएगी। ठीक है, तो यहाँ आप लिख लेना, ठीक है, जो मैंने बताया अभी। ये तो हम ज्यादा नीचे पहुंच गए, 1 मिनट। यहाँ पे जो मैंने फॉर्मूला बताया वो लिख लेना, नहीं तो वन शॉट में भी मैंने लिखा हुआ था फ्लो चार्ट की मदद से। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लिख देना, तो वही है 1 लाख माइनस 10,000 अपॉन 5 करेंगे तो 18,000 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 लाख में से 10,000 चले गए 90 अपॉन 5 करा हमने तो 18,000। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो कैलकुलेशन होती है। ठीक है, तो उसके बाद आता है आप लोगों का कुछ यहाँ पे एडवांटेजेस हैं, जो कि फायदे हैं, जो कि हमें पता होने चाहिए। ठीक है, अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो हम लोगों ने ये चीज़ें पढ़ी ही हैं ऑलरेडी। ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ी हैं वो मुझे ज़रूर कमेंट करना। ठीक है, कि साइंस बैकग्राउंड से भी काफ़ी बच्चे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसके कुछ फ़ायदे हैं। सबसे पहला, ये हमारे को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बिल्कुल सही बताता है। ठीक है, डेप और रियल वैल्यू ऑफ एसेट को मेंटेन करने में मदद करता है हमारा डेप। ठीक है, दो दो पॉइंट्स भी बहुत हैं। और बुराई क्या है, वो स्क्रैप वैल्यू जो है पता लगती है, बेस्ड ऑन एस्टिमेट पता लगता है कब ये कबाड़ हो जाएगा, कब इसकी वैल्यू जीरो होगी। सब मेथड आर कॉम्प्लिकेटेड, कुछ कॉम्प्लिकेटेड भी है इसके मेथड्स, ये सब चीजें हैं। नेक्स्ट आता है आप लोगों का ओवरहेड्स क्या होता है। ओवरहेड का मतलब क्या है? ओवरहेड एक तरीके का आपका इनडायरेक्ट कॉस्ट है, जो कि इनकर्ड होती है, जनरेट होती है, कब होती है? प्रोडक्शन प्रोसेस में, जब बिजनेस चल रहा होता है। विच कैन नॉट बी डायरेक्टली ट्रेस टू स्पेसिफिक प्रोडक्ट, जॉब और सर्विस, जो कि जल्दी से ट्रेस नहीं हो पाती, डायरेक्टली ट्रेस नहीं हो पाती। ओवरहेड के कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि रेंट ऑफ फैक्ट्री, फैक्ट्री या ऑफिस का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइटनिंग, डेप्रिसिएशन, इनडायरेक्ट वेजेस, सुपरवाइजर की सैलरी, वॉचमैन की सैलरी, स्टेशनरी, टेलीफोन एक्सपेंसेस, रिपेयर, मेंटेनेंस, ये सब आता है। ये काफी डिटेल में कराया हो मैंने वन शॉट में आप लोगों को, तो मैं मान के चलती हूँ आप लोगों ने वन शॉट तो देखा होगा, बाकी यहाँ भी करवा रही हूँ। तो इस तरीके से है ये, देख लेते हैं कितना लेंथी है क्वेश्चन, काफी कुछ एक साथ ही होता है इसमें। तो हम ओवरहेड से स्टार्ट करते हैं। ओवरहेड्स होता क्या है? तो ओवरहेड्स आर द इनडायरेक्ट कॉस्ट। ओवरहेड होता क्या है? एक तरीके का आपका इनडायरेक्ट
कॉस्ट होता है जो कि इनकर्ड होती है प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर। जब भी हम कुछ प्रोडक्शन करते हैं, बिज़नेस को रन करते हैं, ठीक है? व्हिच कैन नॉट बी डायरेक्टली ट्रेस्ड, जिसको हम डायरेक्टली ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट या जॉब या सर्विस के लिए, लेकिन फिर भी वो खर्चा आ रहा है, तो उसी को हम ओवरहेड्स कहते हैं। ओवरहेड के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि रेंट ऑफ अ फैक्ट्री, हमने ऑफिस का रेंट दिया, ऑफिस का या हाँ, ठीक है? फैक्ट्री का रेंट हो गया, ऑफिस का रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, डेप्रिसिएशन, इनडायरेक्ट वेजेस, स्टेशनरी एंड टेलीफोन एक्सपेंसेस एंड रिपेयर एंड मेंटेनेंस। तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा है ओवरहेड के एग्जांपल्स। तो यहाँ पर आता है फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स होते हैं, एक ऑफिस होते हैं और एक सेलिंग होते हैं। फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स में आता है आपके जितनी भी इनडायरेक्ट कॉस्ट इनकर्ड हुई है फैक्ट्री के अंदर, जैसे फैक्ट्री रेंट दिया, पावर हुआ, इनडायरेक्ट मटेरियल, ये सारे इनडायरेक्टली हैं, खर्चा तो आया है बट इनडायरेक्टली आया है। नेक्स्ट आता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, जो कि कॉस्ट रिलेटेड टू जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, ये बेसिकली जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कॉस्ट होती है, जैसे कि ऑफिस का रेंट हमें पे करना ही होता है, स्टेशनरी हो गया, मैनेजर की सैलरी भी देनी होती है, तो वो हमारे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स में आ जाता है। थर्ड है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, इसमें क्या होता है, कॉस्ट रिलेटेड टू सेलिंग एंड डिलीवरिंग कॉस्ट, जो भी कॉस्ट होती है वो किससे रिलेटेड होती है, सेलिंग या डिलीवरिंग कॉस्ट, जब हम कोई सामान को बेचते हैं या डिलीवर करते हैं तो उसमें ये खर्चा आता है, जैसे कि एडवर्टीजमेंट, आपने कोई नया प्रोडक्ट बनाया या पुराना भी बनाया तो आपको उसका प्रचार करना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी, कैरेज आउटवर्ड हो गया, सेलमैन कमीशन हो गई। नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू द नेचर और एलिमेंट में आता है, एक आता है इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट मटेरियल में आता है जैसे कि मटेरियल नॉट डायरेक्टली यूज इन द प्रोडक्शन, वो डायरेक्टली हमारे प्रोडक्शन में यूज नहीं हो रहे लेकिन कहीं ना कहीं तो यूज हो रहे हैं और खर्चा भी आ रहा है, जैसे कि कॉटन वेस्ट हो गया, क्लीनिंग सप्लाई हो गया, लुब्रिकेंट्स हो गए, ये सारे आते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल के अंदर। इनडायरेक्ट अगर मैं लेबर की बात करूँ तो उसके अंदर क्या क्या चीजें आती है, जो कि लेबर डायरेक्टली एंगेज है, नॉट डायरेक्टली एंगेज इन द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में ये डायरेक्टली एंगेज नहीं है बट कहीं ना कहीं एंगेज है भी, जैसे ये सुपरवाइजर, क्लर्क, स्टोर कीपर, ये सारे हमारे इनडायरेक्ट लेबर में आते हैं। उसके बाद आता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो कि अदर इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है, जैसे कि रेंट है, इंश्योरेंस है, अनलाइटनिंग है, ये सारी चीजें हमारी आती हैं। नेक्स्ट की बात करूं तो नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू द बिहेवियर। बिहेवियर की बात करूं तो फिक्स ओवरहेड, वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स में क्या क्या चीजें आती हैं, तो उसमें आता है डू नॉट चेंज विद आउटपुट लेवल। इसमें क्या होता है कि हमारा जो आउटपुट लेवल है ना, डू नॉट चेंज विद आउटपुट लेवल, आउटपुट लेवल के अकॉर्डिंग ये चेंज नहीं होता, जैसे कि रेंट, सैलरी, इंश्योरेंस, कि आपका आउटपुट कुछ भी आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो जाएगा ही जाएगा, ये बिल्कुल फिक्स खर्चा है, जाएगा ही जाएगा, रेंट देना है तो देना है, सैलरी देनी है तो देनी है, प्रोडक्शन हो चाहे ना हो, चाहे कुछ भी ना हो। वेरिएबल ओवरहेड में होता है जो कि चेंज डायरेक्टली विद आउटपुट लेवल, आउटपुट लेवल के साथ ये डायरेक्टली चेंज होता है, जैसे पावर एंड डायरेक्ट मटेरियल, मटेरियल तभी आएगा जब सामान बनेगा, पावर भी तभी यूज होती है। सेमी वेरिएबल ओवर में ना पार्टली फिक्स रहता है, पार्टली वेरिएबल है, कुछ वेरिएबल है कुछ फिक्स है, जैसे टेलीफोन एक्सपेंसेस एंड रिपेयर। ओवरहेड के कुछ इंपॉर्टेंस है, सबसे पहला तो ये आता है कि ये हमें एक्यूरेट कॉस्ट डिटर्मिनेशन में मदद करता है, बजटिंग एंड कॉस्ट कंट्रोल में बहुत ज़रूरी है, फिक्स करता है हमारा सेलिंग प्राइस प्रॉपर्ली, उसमें भी मदद करता है खर्चा, क्योंकि आपको किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस का अगर पहले से ये पता लग जाए कि 10 तरह के खर्चे आ रहे हैं तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपने फिक्स प्राइस, सेलिंग प्राइस जो है, एसपी जो है, आप उसको फिक्स कर सकते हो कि 10 रुपये 20 रुपये कर सकते हो। मदद मिल गई ना आपको ओवरहेड की मदद से। नेक्स्ट आता है यूजफुल इन कंपेयरिंग एफिशिएंसी ऑफ डिपार्टमेंट, एक तरीके का आप कंपैरिजन कर सकते हो, एफिशिएंसी चेक कर सकते हो डिपार्टमेंट किस तरीके से कौन सा अच्छा से वर्क कर रहा है, डिसीजन मेकिंग एंड प्लानिंग में भी मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि है मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन से हम क्या समझते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन एक तरीके का बिजनेस एंटिटी है जो कि एंगेज होता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स बाय कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट। कच्चे माल को हम फिनिश प्रोडक्ट में बदल रहे हैं, किसकी मदद से, लेबर, मशीन, टूल, टेक्नोलॉजी, सबको मिला करके हम कच्चे माल को फिनिश में बदल रहे हैं, उसको हम मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। इसके कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि प्रोडक्शन प्रोसेस है, रॉ मटेरियल फिनिश में बदल रहा है, डिफाइन को ही आप फीचर की फॉर्म में लिख सकते हो। मशीनरी के यूजेस क्या हैं, मैकेनिकल इन्वॉल्व एंड टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट हो गया, लार्ज वर्कफोर्स यानी कि रिक्वायर्ड होता है स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर, हमें हर तरह का लेबर चाहिए होता है, चाहे वो पढ़ा लिखा है, स्किल्ड है, चाहे नहीं है। कैपिटल इंटेंसिव होता है, कैपिटल इंटेंसिव में क्या होता है बेसिकली,
नीड ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन द प्लांट एंड मशीनरी। हमें कैपिटल इंटेंसिव पे अगर हम काम करेंगे तो पैसा ज़्यादा चाहिए, यानी कि हमें जो है प्लांट एंड मशीनरी पे काम करना पड़ेगा और उसके लिए हमको क्या चाहिए होते हैं, पैसे चाहिए होते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में आता है मेंटेन स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स, यानी कि इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए भी हमें जो है मेंटेन करना पड़ता है रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस कितना है, फिनिश गुड्स कितने बन चुके हैं। प्रॉफिट मोटिव क्या है कि हम प्रॉफिट कितना अर्न कर पा रहे हैं, हमारा मकसद क्या है, प्रॉफिट कितना अर्न किया हमने चीज़ों को बना के और सेल करके। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में आता है डिवाइडेड इनटू डिपार्टमेंट। हमने बहुत सारी चीज़ों को डिपार्टमेंट को डिवाइड किया, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, क्वालिटी, फाइनेंस, एचआर, मार्केटिंग, ये सब। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के कुछ उद्देश्य होते हैं। सबसे पहला आता है टू प्रोड्यूस गुड एफिशिएंटली, यानी कि जो हमने एक सामान बनाया बिल्कुल एफिशिएंट तरीके से यूज़ करें, कम से कम कॉस्ट आए, क्वालिटी भी मेंटेन रहे एंड प्रॉफिटेबिलिटी भी हमारी अचीव हो जाए, ग्रोथ होए उससे, मार्केट की डिमांड को भी हम मीट कर पाएँ और हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो लोगों को जॉब दे, वर्कर को, इंजीनियर को, सो दैट जो है एम्प्लॉयमेंट बना रहे और इनोवेशन भी करते हैं। नई-नई टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे तो प्रोडक्शन अच्छा होगा, ठीक है? ये सब आता है। फिर उसके बाद की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि कंटीन्यूअस एंड प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग। इसमें आता है प्रोडक्शन इज कंटीन्यूअस विद मटेरियल मूविंग थ्रू अ सीरीज ऑफ प्रोसेस, जैसे सीमेंट, शुगर, पेपर इंडस्ट्रीज, ये कंटीन्यूअस प्रोसेस है, चलते रहते हैं, रुकते नहीं हैं। और जो बैच मैन्युफैक्चरिंग होती है वो एक तरीके के बैच के ग्रुप में बनाई जाती है, जैसे बेकरी, गारमेंट यूनिट, ये सब इतने बैच में इतना सामान बनेगा, वो सब। जॉब ऑर्डर मैन्युफैक्चरिंग में आता है फर्नीचर, शिप बिल्डिंग, जैसे गुड्स आर मेड एज पर द स्पेसिफिक कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग, ऑर्डर के हिसाब से ये बनाया जाता है, जैसा वो बोलेंगे वैसा बनेगा। मास प्रोडक्शन असेंबली लाइन जैसे होती है, जैसे ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, जैसे स्टैंडर्डाइज गुड प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल पे जो होते हैं, गुड प्रोड्यूस होते हैं बहुत लार्ज स्केल पे, तो उसे हम मास प्रोडक्शन या असेंबली लाइन भी कहते हैं। लीन मैन्युफैक्चरिंग में आता है फोकसेस ऑन मिनिमाइजिंग वेस्ट एंड इंप्रूविंग एफिशिएंसी, यानी कम से कम वेस्टेज पे फोकस करना है और एफिशिएंसी को बढ़ाना है, जैसे कि टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम हो गया, ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। फ़ायदे क्या है हमारे इसके, किसके फ़ायदे की बात कर रही हूँ मैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहला इकोनॉमिक ऑफ स्केल है, लोअर कॉस्ट पर यूनिट ड्यू टू मास प्रोडक्शन है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है, क्रिएट लार्ज स्केल जॉब ओपनिंग, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज रहता है, लिविंग स्टैंडर्ड भी इम्प्रूव होता है और जीडीपी में कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। इसकी कुछ बुराइयां, सबसे पहले हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि लेबर पे काम ना करके अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो मशीनरी पे पैसा खर्च करना पड़ता है, ठीक है? नेक्स्ट आता है रिस्क ऑफ ऑपुलेंस। तो इसमें आता है मशीन एंड टेक्नोलॉजी में बिकम आउटडेटेड, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं मशीन और टेक्नोलॉजी जो है मे बी आउटडेटेड होती जा रही है, तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है जो कि एक बुराई है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में इंडस्ट्री वे और इमिशंस जो होती हैं नेचर को इफेक्ट डालती है। कम्प्लेक्स मैनेजमेंट, यानी कि स्किल मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है, अनस्किल्ड की ज़रूरत नहीं होती। जितना मैंने पढ़ा है उसको आप शॉर्ट में भी पढ़ा सकते हो, बना के लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है इंटीग्रल अकाउंटिंग क्या होता है। तो इसकी एक छोटी सी इजी सी डेफिनेशन है कि इंटीग्रल जो अकाउंटिंग सिस्टम होता है वो एक तरीके का ऐसा सिस्टम होता है, ठीक है? तो इसमें होता क्या है, इन विच फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग आर इंटीग्रेटेड इनटू वन यूनिफाइड सेट ऑफ बुक्स। तो यानी कि अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो ये बोलता है कि इंटीग्रल अकाउंटिंग एक तरीके का सिस्टम है इन विच कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग केप्ट वन कंबाइंड सेट ऑफ बुक्स टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन फॉर बोथ कॉस्टिंग एंड फाइनेंशियल पर्पस। दोनों को इस तरीके से कंबाइन करना है कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो कॉस्टिंग और फाइनेंशियल पर्पस को पूरा कर दे। तो सबसे पहला इसका उद्देश्य क्या है, सबसे पहला वही है सिंगल सेट ऑफ अकाउंट्स है, बोथ फाइनेंशियल एंड कॉस्ट पर्पस दोनों में काम करेगा। डुप्लीकेशन ऑफ वर्क को अवॉइड करता है, टाइम भी बचाता है, कॉस्ट भी बचाता है, कंप्लीट कर देता है वर्क टाइम पे, एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी के साथ ये काम कर लेता है। इसके कुछ फीचर्स हैं जो डेफिनेशन से बन जाएंगे, ठीक है? इंटीग्रल अकाउंटिंग के जो है अच्छाइयाँ क्या-क्या हैं, तो सबसे पहले तो अवॉइड डुप्लीकेशन, वही पॉइंट्स है, इकोनॉमिकल है, ठीक है? ज़्यादा महँगा नहीं है, एक्यूरेसी रहती है, वर्क भी सिंप्लीफाई हो जाता है, बेटर कंट्रोल है। बुराई क्या है, कॉम्प्लेक्स टू इंट्रोड्यूस है, यानी कि इसमें डिटेल प्लानिंग एंड स्किल्ड अकाउंटेंट चाहिए होते हैं जो कि इस काम को कर पाते हैं, अनस्किल्ड ज़्यादा नहीं कर पाते, तो ये इसकी बुराई होगी क्योंकि उससे खर्चा ज़्यादा आता है। नॉट सुटेबल फॉर सारी फर्म के लिए सुटेबल नहीं होता है ये। इनिशियल कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन रहता है क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि स्किल्ड वर्कर चाहिए इसलिए एक्सपेंसिव है। ओवरलोडेड इन्फॉर्मेशन भी मिलती है, टू मच डेटा इज वन सिस्टम में बिकम डिफिकल्ट टू एनालाइज, बहुत मुश्किल हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है एनालाइज करना,
ठीक है, तो ये था। ठीक है, अब यहाँ पे एक डिफरेंस दिया गया है नॉन इंटीग्रल और इंटीग्रल का। तो नॉन इंटीग्रल सिस्टम जो होता है वो सेपरेट बुक ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट की बात करता है, और इंटीग्रल जो होता है सिंगल सेट ऑफ बुक की बात करता है, यानी ये अलग अलग बुक्स बनाता है नॉन इंटीग्रल, और इंटीग्रल एक ही बुक बना देता है दोनों की। नॉन इंटीग्रल में क्या होता है, कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट की रिक्वायर्ड होते हैं, इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती रिकंसिलेशन की। कम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो ये मोर कम्प्लेक्स है ड्यू टू डुप्लीकेशन, और ये काफ़ी सिंपल है क्योंकि इसमें सिंगल जो है, इसमें जो है सिंगल सेट बनाया जाता है, इसलिए काफ़ी सिंपल है। कंट्रोल अकाउंट्स की बात करूँ तो कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट यूज, और इसमें कोई रिक्वायर्ड नहीं होती ज़रूरत। सूटेबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन विद सेपरेट कॉस्ट डिपार्टमेंट होते हैं, जबकि इसमें मीडियम एंड लार्ज फर्म प्रेफरिंग यूनिट रिकॉर्ड्स, है ना। कॉन्क्लूजन आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट आता है परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम होता क्या है। तो देखो भाई, परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम एक तरीके का ऐसा सिस्टम है जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं, मेंटेन करते हैं स्टॉक को कंटिन्यूसली बेसिस पे, यानी कि आज करा कल नहीं करा परसों नहीं किया, डेली अकाउंटेंट, यानी कि कंटिन्यूस बेसिस पे, एंड ये बैलेंस करता है मटेरियल को, गुड्स को। स्टोर कैन बी नोन एट एनी टाइम विदाउट वेटिंग फॉर फिजिकल स्टॉक टेकिंग। अब इसके कुछ फीचर्स है, जैसे कंटिन्यूस रिकॉर्ड है, बिन कार्ड्स एंड स्टोर लेजर आपने देखे होंगे, जो कि होते हैं, एंड मेंटेन क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ डिटेल ऑफ ईच आइटम, हर एक आइटम की क्वांटिटी और वैल्यू को, डिटेल को रिकॉर्ड किया जाता है, और ये मैंडेटरी है। रेगुलर चेकिंग होती है, क्योंकि आपका डेली बेसिस पे जब कंटिन्यूस काम होता है तो डेटा भी डेली बेसिस का चाहिए। रेगुलर चेकिंग होती है, फिजिकल वेरिफिकेशन डन होती है पीरियोडिकली, नॉट नेसेसरी एट द ईयर एंड, जरूरी नहीं है कि एंड में ही हो, पीरियोडिकली भी होती है। कंट्रोल टूल क्या है, मैनेजमेंट को मदद करता है, मटेरियल भी मैनेज रहते हैं, इंस्टेंट स्टॉक इन्फॉर्मेशन रहती है, स्टॉक लेवल जो है आर ऑलवेज नो नीड टू स्टॉप प्रोडक्शन फॉर स्टॉक टेकिंग, यानी कोई ज़रूरी नहीं है कि इसको बंद ही करना है। इसके कुछ पर्पस हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे कि कंटिन्यूस एंड एक्यूरेट स्टॉक रिकॉर्ड्स है, ये तो हमने ऊपर ही पढ़ लिया। बेटर कंट्रोल है, एंड डिटेक्टिंग कर लेता है लॉसेस को, थेफ्ट को, ये सब। स्मूथ प्रोडक्शन रहता है, टाइम भी बचा देता है। बिन कार्ड्स क्या होते हैं, कुछ बच्चे हैं जिनको नहीं पता होगा बिन कार्ड्स क्या होते हैं। तो देखो भाई, बिन कार्ड्स का मतलब क्या है, मेंटेन बाय द स्टोर कीपर। जो हमारा स्टोर कीपर होता है ना, उसके द्वारा ये मेंटेन होते हैं, जिसके अंदर क्वांटिटी दिखाई जाती है, आप ना गूगल पे सर्च भी कर सकते हो। और शो क्वांटिटी ऑफ ईच आइटम, हर एक आइटम की क्वांटिटी, जैसे रिसिप्ट, इश्यूज, बैलेंस, सब दिखाता है ये बिन कार्ड। ठीक है, तो बिन कार्ड आप सर्च कर सकते हो गूगल पे। स्टोर लेजर क्या होता है, मेंटेन बाय कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के द्वारा ये बनाया जाता है, जिसमें क्वांटिटी और वैल्यू दोनों दिखाया जाता है। कंटिन्यूस स्टॉक वेरिफिकेशन में होता है, फिजिकल चेकिंग होती है हमारे सिलेक्टेड आइटम की एक रेगुलर इंटरवल पे। तो सबसे पहली बात, ये सब चीज़ें करने से चीज़ें टच में रहती हैं, हमें पता है क्या सामान कम है ज़्यादा है, हर एक चीज़ क्वांटिटी वैल्यू सब पता होता है। फायदे क्या, अप टू डेट स्टॉक इन्फॉर्मेशन हमारे पास रहती है, डिटेक्शन ऑफ एरर लॉसेस पकड़ लेते हैं, कंटिन्यूस प्रोडक्शन रहती है, टाइम एंड एफर्ट बचता है, क्योंकि एकदम करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, डेली बेसिस करें टाइम कम लगेगा। इफेक्टिव कंट्रोल है, एफिशिएंसी भी इंप्रूव होती है। बुराई क्या है इसकी, एक्सपेंसिव तो है ही है, क्योंकि यहाँ पे रिक्वायर्ड क्या है, प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग एंड स्किल्ड स्टाफ की जरूरत होती है। टाइम तो कंज्यूम होता ही है, हर एक ट्रांजेक्शन मस्ट बी रिकॉर्डेड इमीडिएटली। चांस ऑफ ह्यूमन एरर होने के भी चांसेस हैं, गलती सबसे हो जाती है। नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल फर्म, छोटी छोटी फर्म के लिए ये जो है सुटेबल नहीं है। तो यहाँ पे एक डिफरेंस दिया गया, परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम एंड पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। तो देखो भाई, परपीचुअल जो होता है वो होता है कंटिन्यूअस। पीरियोडिक मतलब आपको नाम से क्लियर है, स्पेसिफिक पीरियड पे ही डन किया जाता है, एट द एंड ऑफ दिस स्पेसिफिक पीरियड। स्टॉक की इन्फॉर्मेशन जो होती है अवेलेबल होती है हर टाइम परपीचुअल में, जबकि यहाँ पर नोन ओनली आफ्टर फिजिकल काउंटिंग। ठीक है, एंड स्टॉक वेरिफिकेशन में बात करें, ये रेगुलर पार्शियल वेरिफिकेशन होता है, जबकि ये कंप्लीट फिजिकल स्टॉक टेकिंग एट इंटरवल पे होता है। इसकी कॉस्ट क्या होती है, काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, क्योंकि ये हमारा हर एक टाइम अवेलेबल है, और ये कम एक्सपेंसिव है क्योंकि कभी कभी है। यूजफुलनेस की बात करूँ तो ये लार्ज फर्म और कंटिन्यूस प्रोसेस के प्रोडक्शन के लिए होता है, और जबकि ये छोटी फर्म के लिए होता है। कंक्लूजन पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, इक्विवेलेंट प्रोडक्ट है। तो देखो भाई, सिंपल सी बात है, प्रोडक्ट की अगर बात करूँ तो यहाँ पे डेफिनेशन काफ़ी इजी है, ये वाली कर सकते हो। इक्विवेलेंट प्रोडक्ट मीन्स कन्वर्टिंग पार्टली completed unit into a number of completely finished product for cost calculation। देखो होता क्या है ना, जब हमें किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी होती है
तो हम क्या करते हैं, तो इक्विवेलेंट प्रोडक्ट का मतलब ही यही है कि हमने पार्टली कन्वर्टेड यूनिट को कन्वर्ट किया है नंबर ऑफ कंप्लीटली फिनिश यूनिट के साथ, ताकि हम कॉस्ट का पता लगा सके। नहीं समझ आया, एग्जाम्पल से समझो। सपोज एट द एंड ऑफ द मंथ के एंड में 1000 यूनिट जो है वो फुल्ली कंप्लीट थे, जबकि 500 यूनिट आर 50% कंप्लीट। 500 में से 50 कंप्लीट थे, 50 नहीं थे प्रोडक्ट कंप्लीट। तो इक्विवेलेंट यूनिट निकालने के लिए 1000 प्लस 50 इंटू 50% करेंगे तो 1250 यूनिट्स आ जाएगा। तो ये इसका एक फॉर्मूला है जो कि आप याद भी कर सकते हो। ये लिखा, यूनिट इन प्रोसेस इंटू परसेंटेज ऑफ कंप्लीटेशन, तो इक्विवेलेंट यूनिट निकल जाएगा। ऑब्जेक्टिव फिर से वही है, कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट होती है, फिनिश्ड गुड भी हमारे जो है साइन हो जाते हैं, इन्वेंट्री वैल्यूएशन करेक्ट डिटरमाइन हो जाती है, कॉस्ट कंट्रोल भी में भी मदद होती है, डिसीजन मेकिंग में भी। तो इसके फायदे क्या है, एक्यूरेट कॉस्टिंग आती है, बेटर कंट्रोल है, करेक्ट वैल्यूएशन देखने को मिलता है, मैनेजमेंट के लिए भी यूजफुल है। लेकिन इसकी भी बुराई है। बुराई पता है क्या है? बुराई है कि एस्टिमेशन रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है हमारे परसेंट ऑफ कंप्लीटेशन में कि कितना परसेंट जो है वो कंप्लीट हुआ है काम। कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, रिक्वायर्ड डिटेल डेटा एंड एनालाइज, तभी तो आप चीज़ों को एनालाइज करोगे और कैलकुलेशन करोगे। नॉट सुटेबल फॉर जॉब कॉस्टिंग के लिए सुटेबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कॉस्ट एंड इवैल्यूएशन का। कॉस्ट में आपको काफ़ी ऊपर डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ और इवैल्यूएशन भी मैंने पढ़ा। सो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। जो बच्चे अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं वो क्वेश्चन ये ज़रूर करके जाएं, और इनमें से जो टॉपिक मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ वो मैं स्किप कर दूंगी। ऐसे तो बहुत सारे शॉर्ट नोट हो सकते हैं, बट मैं कुछ लेकर आई हूँ जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। सबसे पहला जो आएगा वो आएगा टाइम कीपिंग का। तो टाइम कीपिंग होता क्या है? तो टाइम कीपिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द अटेंडेंस एंड टाइम स्पेंड बाय ईच वर्कर इन अ फैक्ट्री। कि फैक्ट्री के अंदर एक जो वर्कर है, हर एक वर्कर ने कितना टाइम स्पेंड किया है, और साथ ही साथ उसकी जो अटेंडेंस है वो रिकॉर्ड की जाती है, उसी को ही हम टाइम कीपिंग कहते हैं। टाइम कीपिंग का पर्पस क्या है, मतलब हम क्यों ये सब रिकॉर्ड करते हैं? तो सबसे पहला पॉइंट आता है टू कैलकुलेट वेजेस एक्यूरेटली। हमें उसकी दिहाड़ी को बिल्कुल सही तरीके से एक्यूरेटली उसको कैलकुलेट करना है, इसलिए हम उसको खाते में रिकॉर्ड करते हैं। टू कंट्रोल लेबर कॉस्ट, हम लोग जो भी एब्सेंट्स हो जाते हैं, एब्सेंटीज होते हैं, या फिर कंट्रोल करते हैं लेबर कॉस्ट को, इसीलिए ये इसका पर्पस है। थर्ड वन इज टू मेजर एम्प्लॉय एफिशिएंसी, हमें एम्प्लॉय की एफिशिएंसी को भी मेजर करना होता है। मेथड्स की बात करें तो मेथड्स में आ जाता है सबसे पहला अटेंडेंस रजिस्टर आता है, टाइम रिकॉर्डिंग क्लॉक आता है, स्वाइप कार्ड्स आता है। तो ठीक है, इस तरीके से इसके मेथड्स रहते हैं। सेकेंड पार्ट आता है मिनिमम स्टॉक लेवल। होता क्या है? तो इट इज द लोएस्ट क्वांटिटी ऑफ मटेरियल दैट मस्ट बी केप्ट इन द स्टॉक टू अवॉइड अ स्टॉक आउट सिचुएशन। एक लोएस्ट क्वांटिटी ऑफ मटेरियल हमें जो है अपने स्टॉक में रखनी होती है, सो दैट हमारा जो दिक्कत है वो ना आए। मिनिमम स्टॉक लेवल तो रखना ही होता है। इसका एक फॉर्मूला है जो आपको याद होना चाहिए, मिनिमम स्टॉक लेवल इज इक्वल टू रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। तो ये इस तरीके से रहता है। और इसके पर्पस की बात करें तो इसका जो पर्पस है वो है इंश्योर कंटिन्यूअस प्रोडक्शन एंड प्रिवेंट शॉर्टेज। ये हमारे कंटिन्यूअस प्रोडक्शन को भी इंश्योर करता है और शॉर्टेज से भी बचाता है, क्योंकि हमने मिनिमम जो एक जो होता है ना मिनिमम स्टॉक लेवल मटेरियल लेवल, वो हमने मेंटेन कर रखा है, ताकि कोई भी हमें जो भी हमारा स्टॉक कम होने लगेगा या फिर हमें लगेगा इमरजेंसी है तो हम वहाँ से ले सकते हैं, तो दिक्कत नहीं आएगी। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो कि यहाँ पर क्या करते हैं, थोड़ी सी गलतियाँ कर देते हैं। गलतियाँ किस बात में? थोड़ी सी हटके है ये बात, बट मैंने जो देखी है, कई बच्चे पैसे बचाने के चक्कर में क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि हम यहाँ से मतलब यूट्यूब से, मैं कहती हूँ अच्छी बात है, आप खुद नोट्स बना रहे हो, वेल एंड गुड है वो, ठीक है, आपका बजट नहीं है तो भी आप यहाँ से पढ़ रहे हो, हम आपको सारा कंटेंट यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, सारे क्वेश्चन दे रहे हैं, उसका सोल्यूशन भी समझा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन हमारी टीम को भी सर्वाइव करने के लिए, हमारी टीम को भी आगे ये जो पीडीएफ्स बन रहे हैं, नोट्स बन रहे हैं, मेहनत चल रही है, तो हमें भी पे ऑफ करना होता है। तो हमें इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए हम जो है व्हाट्सएप पे जो पीडीएफ लेते हैं और उसके लिए हम चार्ज करते हैं, और बहुत ही रीजनेबल प्राइस है, कोई महंगा भी नहीं है। तो एक बात ये समझने वाली हो जाती है यहाँ पर कि कई बच्चे क्या करते हैं कि उनसे पढ़ा नहीं जाता, यूट्यूब से नोट्स भी नहीं बना पाते, लेकिन खर्चा बचाने के चक्कर में वो
जो है पीडीएफ भी नहीं लेते और फिर बैक आ जाती है। तो मैं उनको यही बोलूँगी कि देखो, कहीं न कहीं पढ़ना तो पड़ता ही है, मेहनत तो करनी ही पड़ती है और हर एक चीज़ रहती है, ठीक है? बाकी इट्स अप टू यू, आपको जैसा अच्छा लगे। उसके बाद की अगर मैं बात करूँ, ओवरटाइम जो है हमारा पार्ट, नेक्स्ट पार्ट है ओवरटाइम का। तो देखो भाई, ओवरटाइम जो होता है, ओवरटाइम एक एक्स्ट्रा टाइम वर्क बाय एम्प्लॉय होता है जो कि बियॉन्ड होता है नॉर्मल वर्किंग आवर्स के। मतलब हमने जितना नॉर्मल वर्किंग, अगर हम दिन में कोई वर्कर 7 घंटे काम करता है या 8 घंटे काम करता है और उसके अलावा अगर वो कुछ काम करता है घंटे लगा के, तो वो ओवर टाइम में कंसीडर होता है। ओवर टाइम एक्स्ट्रा टाइम दे रहा है वर्कड बाय एम्प्लॉय जो होता है। नॉर्मल आवर्स जो होते हैं 8 पर डे एंड वर्कर वर्क 10 आवर्स फॉर 2 आवर ओवर टाइम। ओवर टाइम का जो रेट है वो 1.5 टू 2 टाइम्स द नॉर्मल वेज रेट ये होता है। इस तरीके से इसको कैलकुलेट किया जाता है। हर वर्कर की वेज रेट अलग होती है। टू मीट अर्जेंट डिमांड है कोई, या प्रोडक्शन की डेडलाइन है, तो उसको पूरा करने के लिए ओवर टाइम होता है। टाइम वेस्ट सिस्टम क्या होता है? तो टाइम वेस्ट सिस्टम नाम से ही क्लियर है, अ वेस्ट सिस्टम वेयर पेमेंट इज मेड बेस्ड ऑन दी टाइम स्पेंड बाय अ वर्कर। वर्कर ने कितना टाइम स्पेंड किया उसके हिसाब से उसको पेमेंट की जाएगी, नॉट द क्वांटिटी प्रोड्यूस। अगर उसने दिन में 100 प्रोडक्ट बनाए या 50 बनाए, डजेंट मैटर, क्वांटिटी मैटर नहीं कर रही, उसने टाइम कितना स्पेंड किया उसके हिसाब से उसको दिहाड़ी मिलेगी, यानी कि उसको वेजेस मिलेंगे। एंड फॉर्मूला इज हियर, अर्निंग इज इक्वल टू टाइम वर्क इनटू रेट पर आवर। ठीक है, 1 घंटे के हिसाब से रेट लगाया जाएगा टाइम के अकॉर्डिंग। जितने घंटे काम करेगा उतने घंटे के पैसे उसको मिलेंगे। एडवांटेज क्या है? बहुत सिंपल है, इजी टू कैलकुलेट है, स्टेबल इनकम फॉर वर्कर है एक तरीके से। बुराई क्या है? कोई इंसेंटिव नहीं होता हायर प्रोडक्टिविटी का। ठीक है। परचेज ऑर्डर क्या होता है? एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो कि सेंट बाय अ बायर टू अ सप्लायर रिक्वेस्टिंग सप्लाई ऑफ मटेरियल गुड्स और सर्विसेज। यानी कि हम यहाँ पर क्या करें, एक रिटन डॉक्यूमेंट सेंड किया जा रहा है बायर के द्वारा, किसको? सप्लायर को, कि वो उसको रिक्वेस्ट कर रहा है कि सप्लाई ऑफ मटेरियल, सामान, सर्विसेज जो है उसे मिल जाए, दे दी जाए। कंटेंट में आता है, डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है, गुड्स का क्वांटिटी, प्राइस, डिलीवरी टाइम सब कुछ मेंशन्ड होता है। पर्पस क्या है? ये एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है बायर एंड सेलर के बीच का। नेक्स्ट आता है रीऑर्डर लेवल, जो कि मैंने शायद आप लोगों को पढ़ा दिया है आई थिंक ऊपर। उसके बाद आता है प्राइम कॉस्ट मेथड क्या होता है। तो देखो भाई, प्राइम आपको पता है सारी चीज़ों के आगे डायरेक्ट तो लगेगा, उसके बाद एम लगेगा, एल लगेगा और ई लगेगा, मटेरियल लेबर एक्सपेंसेस। ठीक है, तीनों को जोड़ दो, प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। जिन्होंने कॉस्ट शीट पढ़ी है उनको पता होगा। तो प्राइम कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। पर्पस क्या है इसका? यूज एज अ बेस फॉर कैलकुलेट किया जाता है फैक्ट्री ओवरहेड और टोटल कॉस्ट के लिए। नेक्स्ट आता है ABC एनालिसिस क्या होता है। तो देखो भाई, ABC एनालिसिस एक तरीके का मेथड है। किसके मेथड है? इन्वेंट्री को कंट्रोल करने का। दैट क्लासीफाई आइटम इनटू 3 कैटेगरीज में बांटा जाता है इसको। नंबर 1 इज स्ट्रिक्ट कंट्रोल, जैसे कि डिस्क्रिप्शन में हाई वैल्यू लो क्वांटिटी आइटम के लिए स्ट्रिक्ट कंट्रोल होता है। मॉडरेट वैल्यू एंड क्वांटिटी के लिए मॉडरेट कंट्रोल है। लो वैल्यू हाई क्वांटिटी आइटम के लिए बिल्कुल सिंपल कंट्रोल रहता है। ठीक है, ABC एनालाइज एक मेथड है जो कि हमारी इन्वेंट्री को कंट्रोल करता है 3 कैटेगरीज के हिसाब से। उसका पर्पस क्या है? फोकस करना मोर ऑन कॉस्टली एंड क्रिटिकल आइटम्स के ऊपर ये काम करता है, कि बहुत सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट आता है परचेज रिक्विजिशन। तो ये भी एक तरीके का फॉर्मल रिक्वेस्ट है जो कि एक डिपार्टमेंट के द्वारा भेजा जाता है परचेज डिपार्टमेंट, यानी कि सेंड बाय डिपार्टमेंट टू द परचेज डिपार्टमेंट को भेजा जाता है। किस चीज़ के लिए? ताकि वो सर्टेन मटेरियल जो है वो बाय कर सके, खरीद सके। तो उसमें वो मेंशन करेगा आइटम का डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी कितनी रिक्वायर्ड है एंड डिलीवरी टाइम, डेट जो है वो भी रिक्वायर्ड होती है। इसका पर्पस क्या है? इंश्योर प्रॉपर ऑथराइजेशन बिफोर परचेजिंग। खरीदने से पहले पहले ही उसको प्रॉपर ऑथराइजेशन इंश्योर करनी पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हास्ले प्रीमियम, सॉरी हास्ले प्रीमियम प्लान। ठीक है, हास्ले प्रीमियम प्लान होता क्या है? एन इंसेंटिव वेज प्लान विच आर वर्कर गेट अ बोनस फॉर सेविंग टाइम कंपेयर टू द स्टैंडर्ड टाइम। एक तरीके का इंसेंटिव आप इसे बोल सकते हैं, वेज प्लान बोल सकते हैं, जहाँ पे वर्कर को जो बोनस टाइप का मिलता है एक टाइम को बचाने के पर्पस के लिए, सो दैट वो जो है कंपेयर कर पाता है अपने स्टैंडर्ड टाइम से। तो फॉर्मूला ये रहा, अर्निंग इज इक्वल टू टाइम टेकन इनटू रेट प्लस 50% इंटू टाइम से इंटू रेट। क्वेश्चन में सब कुछ दे रखा है, बस आपको पुट करना है। यहाँ पे पुट किया। ठीक है, टाइम टेकन 8 इंटू 10 करा प्लस
50% का निकाला 0.5 हम लिख सकते हैं। इतनी कैलकुलेशन तो आपको आती है, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाता है, 5/10 करेंगे 0.5 आएगा, इनटू टाइम कितना सेव हुआ है, 2 आवर हुआ है, और रेट कितना था 10, सबको सॉल्व करेंगे 90 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया। इनकरेज करता है वर्कर को वर्क एफिशिएंटली एंड सेव टाइम, मतलब वर्कर को सिखाता है किस तरीके से टाइम को बचा के अच्छे से काम करना है। नेक्स्ट आता है जॉइंट प्रोडक्ट क्या होता है। तो देखो भाई, जॉइंट प्रोडक्ट जो होता है ना, वो टू और मोर प्रोडक्ट प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली फ्रॉम द सेम रॉ मटेरियल एंड प्रोसेस, ईच हैविंग सिग्निफिकेंट वैल्यू। फॉर एग्जांपल पेट्रोल, डीजल, केरोसिन फ्रॉम क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल से इतनी इतनी चीज़ें हो जाती है, बन जाती है। बटर एंड स्किम मिल्क फ्रॉम मिल्क, मिल्क से बटर भी बन गया, स्किम मिल्क भी बन गया। तो ये सारे ना जॉइंट प्रोडक्ट के एग्जांपल है कि दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं साइमल्टेनियसली, और कच्चा माल बिल्कुल सेम लग रहा है, प्रोसेस भी सेम है, और उनकी वैल्यू सिग्निफिकेंट रहेगी। पर्पस क्या है, हेल्प यूटिलाइज रिसोर्स एफिशिएंटली एंड रिड्यूस वेस्ट, वेस्टेज से बचा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आइडियल टाइम क्या होता है। आइडियल टाइम एक तरीके का टाइम है फॉर विच वर्कर आर पेड बट नो वर्क इज डन ड्यू टू अनअवॉइडेबल और अवॉइडेबल रीजन। नहीं समझ आया, दूसरी डेफिनेशन समझो। आइडियल टाइम इज द difference between the time for which employee are paid and the time they are actually spent working। कहने का मतलब ये है, आइडियल टाइम ना एक तरीके का बीच का डिफरेंस है जो कि हमें बताता है टाइम। टाइम किसके बीच का, टाइम फॉर विच एम्प्लॉय आर पेड, जिसके लिए जिस टाइम के पर्पज के हिसाब से उसको पे किया जा रहा है एम्प्लॉय को, और जितना उसने वर्क किया है, वर्क के लिए स्पेंड किया है टाइम, वो उन दोनों के डिफरेंस को लेते हैं। नहीं समझ आया, क्वेश्चन से समझो। इफ अ वर्कर इज पेड फॉर 8 आवर बट वर्क ओनली 7 आवर, देन 1 आवर इज द आइडियल टाइम। तो यानी 8 घंटे के उसको पे करा है, लेकिन उसने काम 7 घंटे किया है, तो 1 आवर उसका जो क्या है, आइडियल टाइम है। जो डिफरेंस आ रहा है कि पे जितना कर दिया और काम जितना किया है, उसका टाइम, दोनों को माइनस करो। कॉजेज क्या होते हैं आइडियल टाइम के, तो सबसे पहले नॉर्मल कॉज होता है मशीन का ब्रेक डाउन होना, हम सामान के लिए, टूल के लिए, इंस्ट्रक्शन के लिए वेट कर रहे हैं, पावर का फेल होना, मेंटेनेंस टाइम का सेटअप होना। अब नॉर्मल कॉजेज कौन से, जैसे स्ट्राइक, लॉकआउट, ठीक है, एक्सीडेंट हो गया, फायर, आग लग गई, कच्चा माल की शॉर्टेज, मैनेजमेंट एफिशिएंसी, ये सब आता है। आई होप आपको क्लियर होगा, नॉर्मल, आइडियल और अब नॉर्मल। ठीक है, जो अभी आपने समझा। आइडल टाइम के कुछ कंट्रोल होते हैं, जैसे प्रॉपर प्लानिंग और शेड्यूलिंग ऑफ प्रोडक्शन, रेगुलर मेंटेनेंस मशीन की करनी चाहिए, एडिक्यूट सप्लाई ऑफ मटेरियल एंड टूल्स होता है, गुड सुपरविजन ज़रूरी है, अच्छी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, टाइम डिसीजन भी अच्छे से होना चाहिए। कुछ फ़ायदे हैं, हाँ हैं इसके फ़ायदे। नेसेसरी फॉर रेस्ट है ये, शॉर्ट टर्म, जैसे टी ब्रेक के लिए वर्कर को थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाता है, जैसे वो अवॉइड करता है फटीग वगैरह ये सब। मेंटेनेंस को भी ये अलाउ करता है, सेफ्टी भी इम्प्रूव करता है, इतने पॉइंट्स बहुत है, बेटर क्वालिटी ऑफ आउटपुट देता है। बट आइडल टाइम की कुछ बुराइयां भी हैं, प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, एफिशिएंसी घट जाती है, प्रोडक्शन में डिले होता है, लॉस ऑफ प्रॉफिट होता है। ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो, इंपॉर्टेंस वही फीचर में से बन जाएंगे। ठीक है, सेम ही है, कंक्लूजन पढ़ सकते हो जिनको ज़्यादा लंबा नहीं पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वेज पेमेंट, देख लेते हैं आप कितने क्वेश्चन बचे हैं, 2 क्वेश्चन और बचे हैं। वेज पेमेंट एंड वेजेस क्या होता है। वेजेस आपको पता है दिहाड़ी है, मॉनेटरी, और एक तरीके से आपका पे ऑफ है, पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में बोले तो वर्कर ने एफर्ट लगाया, टाइम दिया, आउटपुट लगा दिया प्रोडक्शन प्रोसेस में, तो उसको वेजेस दिहाड़ी मिलेगी। जैसे हर एक वर्कर को दिहाड़ी, किसी को 500, किसी को 700, प्लम्बर हो गया या कारपेंटर हो गया, ऐसे वेज पेमेंट के कुछ उद्देश्य हैं। सबसे पहला तो ये एक तरीका है फेयरली कंपनसेट एम्प्लॉय फॉर द वर्क, की उसको हम कंपनसेट कर रहे हैं उसके काम के लिए, मोटिवेट भी होता है, इससे वो पैसे आ रहे हैं। लेबर टर्नओवर भी रिड्यूस होता है, इंडस्ट्रियल पीस भी इंश्योर होता है, जॉब में उसको सेटिस्फैक्शन मिलती है क्योंकि पैसा आ रहा होता है टाइम टू टाइम, और डेली उसको दिहाड़ी मिल जाती है। एंड कॉस्ट कंट्रोल भी मेंटेन होती है, एंड प्रोडक्टिविटी भी। ठीक है, तो इस तरीके से था ये। वेजेस में आता है टाइम वेजेस, पीस और सैलरी और बोनस, नाम से ही क्लियर है। टाइम वेजेस मतलब वेजेस पेड बेस्ड ऑन द टाइम स्पेंड, कितने घंटे टाइम स्पेंड किया उसके हिसाब से। 1 घंटे के अगर 200 रुपये हैं तो जितने घंटे काम करेगा उतना मल्टीप्लाई होकर मिल जाएगा। पीस के हिसाब से है तो अगर उसने दिन में 10 शर्टें बनाई तो पर यूनिट के हिसाब से सेट करा जाता है। सैलरी जो पूरे महीने की मिलती है, 10,000, 20,000 ऐसे। बोनस में आता है जो कि वो एक्स्ट्रा टाइम जो है, एक्स्ट्रा पेमेंट मिलता है उसको
फॉर एफिशिएंसी के लिए, या फिर उसने टाइम को बचाया तो उसको दिया जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है। वही इंपॉर्टेंस आप लिख सकते हो आराम से। वेज एंड वेज पेमेंट के डिफरेंस भी आप देख सकते हो। वेजेस दिहाड़ी होती है, वेज पेमेंट मतलब जो पैसा वेजेस के लिए मिल रहा है। मीनिंग क्या, अमाउंट पेड फॉर वर्क डन। इसमें है एक मेथड है, सिस्टम है पेइंग वेजेस का, किस सिस्टम किस मेथड के हिसाब से उसको पैसा मिलेगा। और ये होता है मॉनिटरी, ये होता है एक टेक्निक। ठीक है, इसमें जैसे 500 रुपये पर डे, तो इसमें होगा टाइम रेट सिस्टम और पीस रेट सिस्टम के अकॉर्डिंग इसको मिलता है। इन सबको डिटेल में पढ़ना है तो वन शॉट देख लेना। मैंने करा रखा है कॉस्ट अकाउंटिंग की 5-6 घंटे की पूरी बुक कराई हुई है, और वो लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है। एक साल हो गया है, वो सब मत देखना, लेकिन वो लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एंड जॉब कॉस्टिंग क्या होता है, लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग की जो बुक है वो समाप्त हो जाएगी। तो देखो भाई, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एंड जॉब कॉस्टिंग में क्या डिफरेंस है। तो देखो भाई, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का मतलब होता है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज यूज टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ लार्ज स्केल लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट सच एज बिल्डिंग रोड ब्रिज और बिल्डिंग। कोई लंबे समय का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, लार्ज स्केल पे होता है, तो उसे हम कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे होता है। जैसे बिल्डिंग का ठेका ले लेना, ब्रिज का, रोड का, ये सब। जॉब कॉस्टिंग में क्या आता है, जॉब कॉस्टिंग इज यूज टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ स्पेसिफिक जॉब और ऑर्डर प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू द कस्टमर रिक्वायरमेंट। कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से पर्टिकुलर स्पेसिफिक जॉब की जो कॉस्टिंग होती है ऑर्डर की, वो कैलकुलेट की जाती है। साइज ऑफ वर्क जो आपको मैंने बताया, इसमें काफ़ी छोटा और मीडियम होता है, इसमें काफ़ी लार्ज होता है। और ड्यूरेशन की बात करूँ तो ये लंबे समय के लिए होता है, मंथ और ईयर के हिसाब से, और ये डे और वीक के हिसाब से चलता है, क्योंकि ये छोटे लेवल पे होता है। प्लेस ऑफ वर्क की बात करें तो वर्क इज कैरिड आउट एट द कॉन्ट्रैक्ट साइट, और इसमें विद इन द ऑर्गेनाइजेशन प्रीमाइसेस के हिसाब से होता है। तो ऐसे तो बहुत सारे डिफरेंस है। पहले आ जाते हैं इसके एग्जाम्पल पे, तो इजी समझ आएगा। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ये सब बताया मैंने, और इसमें क्या होता है, जॉब प्रिंटिंग जॉब हो गया, फर्नीचर मेकिंग हो गया, फर्नीचर बनाना, रिपेयर करना, ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जो कि होती रहे। सुपरविजन डन होता है इसमें फैक्ट्री सुपरवाइजर, और इसमें क्या होता है, वर्क इज ऑफ्टन सुपरवाइज बाय कॉन्ट्रैक्टर देखता है, और इसके अंदर कौन देखता है, फैक्ट्री सुपरवाइजर देखता है। तो इतने डिफरेंस भी बहुत हैं जो आप कर सकते हैं। तो ये था पूरा का पूरा वन शॉट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, थ्योरी फॉर्मूले सब था इसके अंदर। प्रैक्टिकल क्वेश्चन के एग्जांपल्स भी लिए हुए थे इसके अंदर। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। थैंक यू।